गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, आज है अक्टूबर 10, 2021, संडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। और आज के दिन वो ऐसा दिन है जिसका सभी लोग लगभग एक साल से वेट करते हैं। आज है यूपीएससी के प्रीलिम्स का एग्जाम, जिसके लिए आप भी तैयारी कर रहे होंगे। डेफिनेटली आप इस बार एग्जाम नहीं दे रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग जो अगले साल के लिए उससे अगले साल के लिए तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आज का दिन एक ऐसा दिन होता है जो यूपीएससी के एस्पिरेंट की लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होता है, क्योंकि वो साल भर की मेहनत जो होती है ना, वो आज आपको परफॉर्मेंस देनी होती है आपके उस टाइम के दौरान जो आपके एग्जाम में होता है। ठीक है, इसलिए अपनी तैयारी आप लगातार रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप नेट पे करोगे ना, उतना ही बढ़िया परफॉर्मेंस आप ग्राउंड के ऊपर भी दे सकते हो। तो ये मत सोचना कि सीधा ग्राउंड पे जाके मैं फोड़ दूंगा और नेट प्रैक्टिस नहीं करते हो। भैया, उससे पहले जो प्रैक्टिस होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलिए ठीक है, लेकिन आज के न्यूज़पेपर की शुरुआत करने वाला हूं मैं कुछ एमसीक्यू से। ये यूपीएससी में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। लेट्स सी के इतने समय से हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, अपना एनसीईआरटी वगैरह भी आप पढ़ रहे होंगे। क्या आप इसको सोल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप जरूर दीजिए। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। देखिए, अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइज ऑन द लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ द दिल्ली। देखिए, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपका बिल्कुल बेसिक 6th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहां से आपको ये देखना है। अपना एटलस निकालिए, आपका जो दिल्ली वाला लॉन्गिट्यूड है उसके ऊपर एक स्केल रखिए और उसको आप जो है वर्टिकली नीचे तक खींचिए। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा सिटी जो है वो क्लोजेस्ट है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 21 जून यानी कि समर्स की बात कर रहा है। उसमें आप ये ऑप्शन को पढ़िए कि जो सन होता है डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक, डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द अंटार्कटिक, शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट नून ऑन द इक्वेटर। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कंसेप्चुअल है, दिमाग ये आपका घुमाएगा। लेकिन जिसने ये क्वेश्चन अगर सोल्व कर लिया कॉन्सेप्ट लगाने के बाद, तो समझो वो तो कभी भी रोटेशन, रेवोल्यूशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट भूलने वाले नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देख, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एशियाटिक लायंस आर नेचुरली फाउंड इन द इंडिया ओनली। ओके, द डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, वन हॉर्न राइनोसोर्स इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। जनरली लोग ऐसा बोलते हैं कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपकी ज़्यादातर गलत होती हैं, लेकिन भैया यहाँ पे तो तीनों स्टेटमेंट ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो तीनों को तो आप गलत नहीं कर सकते, क्योंकि नन ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसलिए थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग घूमेगा आपका जरूर। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वैसे। और कमेंट सेक्शन में फटाफट आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए। चलिए, अब करते हैं आज के न्यूज़पेपर की शुरुआत। कौन से सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके लेके आए? देखिए, संडे तो हमेशा फंडे होता है, लेकिन यूपीएससी की लाइफ में, एस्पिरेंट की लाइफ में कोई संडे नहीं होता है, कोई फंडे नहीं होता है। रोज आपको सीखना पड़ता है। अगर आपके बीच में सीखने का, लर्निंग का गैप आ जाता है तो उसको फिल करने में फिर कई दिन लग जाते हैं। आज आर्टिकल्स बहुत सारे हैं, इसलिए हम लोग समय लेकर आज एनालिसिस को करेंगे। कुछ आर्टिकल थोड़ा डिटेलिंग में जाएंगे, कुछ आर्टिकल को ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रिपीटेड हैं। खैर, क्या क्या करने वाले हैं? पेज नंबर 1 पेज हमने साइड में दिया हुआ है। तो पहले में हम लोग पढ़ेंगे मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। इसके बारे में जो है अभी फाइनली जो हमारी ओईसीडी कंट्रीज हैं, इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% लगेगा। तो ये मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है, इसकी वजह से जो बड़ी बड़ी जाइंट टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनको क्या क्या नुकसान होने वाला है, ये टैक्स रिजीम कैसे काम करता है और इसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिए, आपका जो ये वाला आर्टिकल है और ये वाला जो सबसे नीचे वाला आर्टिकल है, दोनों आपस में इंटररिलेटेड हैं, क्योंकि इसका इंपैक्ट इंडिया में नजर आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। इंटरेस्टिंग रहेगा, मजेदार रहेगा, और इकोनॉमी के सेक्शन से तो हमेशा चीजें मजेदार रहती ही हैं। खैर, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं हिमाचल गेटिंग लेस स्नो। देखिए, ये बात कोई नई नहीं है ना, पुरानी बात है, लेकिन अभी इसे एक स्टडी ने इसको और ज़्यादा कंफर्म कर दिया है कि पिछले 10-20 साल की स्टडी से पता चला है कि हिमालय में बर्फ़ पहले के कंपैरिजन में कम होती नजर आ रही है। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, इसके इंपैक्ट वगैरह के बारे में भी देखेंगे। आगे कहता है मालाबार एक्सरसाइज। देखिए, बहुत पुरानी एक्सरसाइज है, न्यूज़ में भी रहती है ना, थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी आपको मैं बताऊंगा अबाउट मालाबार एक्सरसाइज एंड सम अदर फैक्ट्स अबाउट द इंडियन डिफेंस फोर्सेज ऑल्सो। इंटरेस्टिंग रहेगा, ये मज़ेदार रहेगा। आगे रहता है कि बूम। देखिए, शुरुआत कहाँ से होती है? बूम से होती है। एक्चुअली एक स्प्रे का नाम है ये, बूम स्प्रे। एक इसके जो स्टबल बर्निंग हम लोग करते हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी वगैरह में, उसका एक सोल्यूशन है ये बूम स्प्रे। ये बूम स्प्रे क्या करता है, यहीं से आज हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 3 से। आगे रहेगा हमारा जी किसकी बात कर, जी जिनपिंग की बात कर रहे हैं। जी वाउज फुल रीयूनिफिकेशन विद द ताइवान। देखिए, इसके बारे में जो, तो इसको हम थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आपको मैं बताऊंगा
अगर इंडिया यहाँ पे इन्वॉल्व होता तो शायद इसको हम GS2 से भी कर लेते। खैर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। GS पेपर 2 में जो IR होता है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री होता है, आपस में इंटररिलेटेड ही होते हैं, है ना। और ज़्यादातर टीचर जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते हैं वो IR भी पढ़ाते हैं, क्योंकि आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ताइवान को लेके इसका कुछ इशू चल रहा है, हल्का सा आपको बताऊंगा 2 मिनट में इसका क्या इशू है। आगे बोलते हैं कि वाई नेचुरल गैस प्राइसेस आर सोरिंग। सोरिंग मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली यूरोप को फोकस करके ये आर्टिकल लिखा गया है कि कैसे यूरोप में नेचुरल गैस के प्राइसेस इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं अचानक से। इसमें रशिया का क्या रोल है, यूक्रेन का क्या रोल है, इंडिया का इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसको जानेंगे। देखिए ऐसे ही होता है ना वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड ऐसा ही होता है, क्योंकि सारी इकोनॉमी आपस में इंटररिलेटेड होती हैं। और अगर कहीं पे एक भी थोड़ा सा गड्ढा आ जाता है ना, तो झटका कहीं और लगता है। यूरोप के अंदर इस समय झटका लग रहा है क्योंकि कहीं और गड्ढा आ गया है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आगे कहते हैं कि लूनर सैंपल्स ब्रोट बाय चाइनीज मिशन स्टडीड। चाइना का भी मिशन गया था चांद के ऊपर, वहां से कुछ रॉक्स वगैरह वो लेके आया है। उनको स्टडी करने के बाद चाइना के बारे में बड़ी मून के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हमें पता चली है। वो क्या क्या फाइंडिंग है उसको हम यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम यूर दिस पार्ट ऑफ द GS3, तो साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से करेंगे। आगे कहता है ग्लोबल वार्मिंग के एक्सप्लेन किया गया है। एक्चुअली जो नोबेल प्राइज मिला है ना इस बार फिजिक्स वाला, उसको लेके ये पूरा आर्टिकल दिया हुआ है। हालांकि आज के न्यूज़पेपर में सारे के सारे नोबेल प्राइज को लेके आर्टिकल दिए हुए हैं, लेकिन मैंने जो है ये क्लाइमेट चेंज वाला चूज किया है क्योंकि ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मुझे लगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में नीड रिसेंट, ये डिजिटल टैक्स क्या होता है, इंडिया में इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे फ्रॉम GS पेपर 3। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देख लिया, हमारे पास आज पढ़ने को बहुत कुछ है, तो इसलिए अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए और अपनी खिड़की बंद, दरवाजे बंद कर लीजिए, अपना हेडफोन लगाइए। जो MCQs आपको दिए हैं उसका नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देना शुरू करो। खैर शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से। देखिए अगर मैं आपको थोड़ा सा आपको डिटेलिंग में लेके जाना चाहूँ, बैकग्राउंड थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे फेसबुक का। फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी है और फेसबुक की जो फंक्शनिंग है ना वो USA में बेस्ड है, मतलब दूसरी कंट्री में भी है, चाइना में भी है, इंडिया में भी है। चाइना में तो खैर फेसबुक नहीं है, इंडिया की अगर आप एग्जांपल दो। अब बात यह है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स फेसबुक इन कंट्री में अपने ऑपरेशन से कमाती है, लेकिन फेसबुक के जो, जैसे मार्क जुगरबर्ग की बात करो, वो इतने चालाक और चतुर हैं। वो क्या करते हैं, अपने ऑफिस को अमेरिका में बनाने की बजाय उसको बनाते हैं कहाँ, आयरलैंड में। क्योंकि ऐसा रूल होता है कि जिस कंपनी का हेड ऑफिस या जो कंपनी रजिस्टर्ड जहां पे होती है, उसकी फिजिकल प्रेजेंस होती है, वहीं पे उसको टैक्स देना पड़ता है। अब फेसबुक क्योंकि एक डिजिटल कंपनी है तो ये तो कहीं से भी काम कर सकते हैं। अब फेसबुक की जो फिजिकल प्रेजेंस है वो इंडिया में नहीं है, वो तो आयरलैंड में है। इसीलिए फेसबुक आयरलैंड के अंदर टैक्स देता है, इंडिया के अंदर या तो टैक्स देता ही नहीं है या फिर बहुत कम देता है, जिसकी वजह से अमेरिका, इंडिया या जैसी कंट्रीज होती हैं, इनको बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता है और फेसबुक को फायदा होता है, क्योंकि आयरलैंड के अंदर जो कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 0% होते हैं। इसीलिए बहुत सारी कंपनी, बड़ी बड़ी डिजिटल कंपनी और दूसरी कंपनियां, वो खास करके डिजिटल कंपनी में लागू होता है, क्योंकि डिजिटल काम करने के लिए आपको कोई फिजिकल ऑफिस की रिक्वायरमेंट होती नहीं है ना, वो सारी चीजें हैं। मैन्युफैक्चरिंग तो आप नहीं कर सकते इस तरह से, राइट। तो होता क्या है, इनको कहा जाता है टैक्स हेवन। टैक्स हेवन को लेके ऑलरेडी मैं आपको 2 दिन पहले आर्टिकल करवा चुका हूँ अच्छे से, जब हम लोगों ने पेंडोरा पेपर्स के बारे में किया था ना, पेंडोरा पेपर्स लीक हुए थे जिसमें सचिन तेंदुलकर का नाम भी आ गया है। खैर वो है आयरलैंड। तो क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो रहा था, तो फाइनली OECD ने, मतलब इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड द डेवलपमेंट, इन्होंने अभी ये डिसाइड किया है कि जो भी इस तरह की बड़ी बड़ी डिजिटल कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी डिजिटल, देखिए हर कंपनी पे नहीं, जो बहुत बड़ी होती है जिनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स में रिवेन्यू होता है, उनके ऊपर मिनिमम 15% टैक्स लगाया जाएगा। जैसे मान लो आयरलैंड के अंदर अगर 2% टैक्स है तो बच गया बाकी 13% US से उसको अपनी कंट्री में लगा सकता है। तो कुल मिला के उनको 15% तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा भैया, वो अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बनाया गया है, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान यहाँ पे हो रहा था। 140 कंट्री इसके अंदर इन्वॉल्व थी, जिसमें से 136 कंट्री, 136 कंट्री ने इसको सपोर्ट किया, लेकिन 4 कंट्री, कीनिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन्होंने इसके अंदर वोटिंग नहीं किया। मतलब ये अगेंस्ट में भी नहीं किया, लेकिन ये गए ही नहीं वहाँ पे, है ना, मतलब अगर गए थे तो इन्होंने एब्सेंट हो गए। तो ऐसा कुछ मामला यहाँ पे
बनता है, ठीक है। किस लिए, इसका एम क्या है, टू प्रिवेंट द लार्ज फर्म्स फ्रॉम द बुकिंग प्रॉफिट्स इन द लो टैक्स कंट्रीज लाइक आयरलैंड, बहामास, हांगकांग, है ना, केमैन आइलैंड, वर्जिन आइलैंड्स, ये इस तरह के जो हैं, लग्जमबर्ग, ये टैक्स हेवन कंट्रीज होते हैं, ठीक है। कुछ अगर थोड़ा सा डिटेल में जानना है तो आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हो। फिलहाल ये बड़ी बड़ी लार्ज कंपनीज पे होगा जिनका एनुअल रेवेन्यू $864 बिलियन होता है, मतलब छोटी छोटी कंपनी को यहाँ पे फर्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। अब आप बात करें इंडिया की, देखिए इंडिया ने भी कुछ समय पहले, मतलब एक दो साल पहले इंडिया ने एक टैक्स लगाना शुरू किया था इंडिया में। देखिए क्योंकि फेसबुक वगैरह है, इसका इंडिया में कोई फिजिकल प्रेजेंस तो है नहीं, लेकिन ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया में कमाती हैं। तो इंडिया वालों ने एक नया लॉ पास किया था जिसे कहा जाता है इक्वलाइजेशन लेवाई, और जिसे आप लोग जो है एक तरह का डिजिटल टैक्स भी बोल सकते हो। तो इन्होंने फेसबुक या अमेजोन किस तरह की जो कंपनियां होती हैं, ई कॉमर्स कंपनियां होती हैं, इनके ऊपर कम से कम 2% का टैक्स लगाया था मिनिमम। जैसे अमेजोन का एग्जांपल दो, जैसे अमेजोन के अंदर जो सेलर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स इंडियंस भी होते हैं, बहुत सारे सेलर्स जो है फॉरेनर्स भी होते हैं। तो इंडिया ने उनके ऊपर 2% का टैक्स लगा दिया था जो इंडियंस नहीं थे। अगर अमेजोन किसी इंडियन कंपनी के साथ मिलकर ऑपरेशन करता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता है। इसे कहा जाता है इक्विलाइजेशन लेवाई। ये कहीं ना कहीं एक डिजिटल टैक्स टाइप का ही होता है, ठीक है। 2016 में 2016 में इंडिया ने एक्चुअली इसको बढ़ा के 6% भी कर दिया था, और ये कई सारी कंट्री में लगाया जाता है, जैसे फ्रांस में भी ये लगाया जाता है, ब्रिटेन में लगाया जाता है इस तरह का टैक्स। तो इंडिया ने ऐसी कंपनीज को जो इंडिया के अंदर टैक्स नहीं पे करती हैं, उनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, उनके लिए ये टैक्स लगाया था। लेकिन अभी जब ये मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाएगा तो इन्होंने कह दिया है कि कोई भी कंट्री जहां पे इस तरह के लोकल टैक्स हैं वो उन टैक्स को रिमूव करेंगी और नया टैक्स भी नहीं लगाएंगी अप टू 2024। मतलब इसको भी लगाना ही नहीं है, बेसिकली बात ये है। क्योंकि जब आपने इंटरनेशनल लॉ लगा दिया है तो डोमेस्टिक लॉ का भी यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो इंडिया को भी डेफिनेटली अपने इक्विलाइजेशन लॉ या डिजिटल टैक्स है उसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके बारे में ही आर्टिकल है। तो दोनों आर्टिकल ही आपस में इंटरलिंक्ड है, क्योंकि पूरा इकोनॉमी ही इंटरलिंक्ड है, राइट। चलिए अगला आर्टिकल क्या कहता है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कहता है कि हिमाचल गेटिंग लेस स्नो। लेस स्नो, तो ये तो बड़ी बुरी खबर है, स्पेशली उनके लिए जो न्यूली मैरिड होते हैं, हनीमून के लिए हिमाचल में जाते हैं। तो भैया अभी आने वाले समय में, आने वाले कुछ डिकेड्स में स्नो इतना कम हो जाएगा कि लोग वहाँ जाना ही बंद कर देंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक प्रॉपर स्टडी कह रही है, उस स्टडी ने ऐसा फाइंड आउट किया है, ठीक है। सैटेलाइट डेटा कलेक्ट किया है, उससे ये पता चला। स्टडी किसने की है, स्टेट सेंटर ऑन द क्लाइमेट चेंज एंड द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। इसने एडवांस्ड वाइड फील्ड सेंसर सैटेलाइट का डेटा कलेक्ट करके पिछले कई सालों का ये पता लगाया है कि हिमाचल प्रदेश में धीरे धीरे स्नो कम होती चली जा रही है। इसका रीजन क्या है, वही जो सबका रीजन होता है, वो है क्लाइमेट चेंज। इन्होंने ये बताया कि सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब, ये जो भी हमारी रिवर्स हैं, इनका जो रिवर बेसिन है, इस रिवर बेसिन में पिछले साल 2020-21 में 18.5% एरिया स्नोफॉल के अंडर कम हो गया एज कंपेयर टू 2019 एंड 20। इसका रीजन इन्होंने बताया है, क्या रीजन है, रैपिड डिफोरेस्टेशन, बहुत बड़े पैमाने पे जंगलों की कटाई हो रही है, एक्सटेंसिव कंस्ट्रक्शन, बहुत बड़े पैमाने पे जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। हालांकि आपको देखने में ऐसा लग सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा लोकलाइज्ड एक्टिविटी है, लेकिन जब ये छोटी छोटी एक्टिविटी लार्ज स्केल पे, मतलब आपस में कंबाइन होकर इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो लार्ज स्केल पे हमें इम्पैक्ट करना शुरू कर देती हैं, राइट। तो ये कुछ हमारी स्टडी थे और रीजंस थे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के हिसाब से, कैसे, हाउ विल द मेल्टिंग, देखिए वैसे डायरेक्टली यहाँ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे हिमाचल की इकोलॉजी से रिलेटेड है। क्वेश्चन बन सकता है, हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स हैव अ फार रीचिंग इफेक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ये एग्जाम्पल आपको देना है, क्यों, अभी इस एग्जाम्पल का कॉन्टेक्स्ट आपको बता देता हूँ। हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत सारी रिवर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो इंडिया के प्लेन्स को ड्रेन करती हैं, राइट। अगर हिमालय का ग्लेशियर ही मेल्ट होने लगेंगे तो रिवर्स के अंदर पानी आएगा कहाँ से, सोचने की बात तो ये है। तो होता क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से इनिशियल ईयर्स में ज़्यादा मेल्टिंग होगा जिसकी वजह से फ्लड आएगा, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि हमारे ग्लेशियर रिसीड हो जाएंगे,
इसकी वजह से रिवर्स जो है वो ड्रोट हो जाएगा, उनके अंदर वो ड्राई हो जाएंगी। तो शॉर्ट टर्म कंसिक्वेंसेस और लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस आप दोनों इस आंसर के अंदर डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई लिखने में इंटरेस्टेड है तो क्वेश्चन को लिखिए, सबमिट कराइए, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, या फिर आप जो है ईमेल वगैरह कर सकते हो, जो भी आपके पास साधन यहाँ पे हैं, ठीक है। चलिए आगे कहता है क्वेश्चन, द वाई नेचुरल गैस प्राइसेस आर सोवरिंग अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन एक्चुअली इसका मेजर फोकस यूरोप के ऊपर ही है। नेचुरल गैस के प्राइसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं यूरोप में कि वो लोग हो गए हैं परेशान। और देखिए किसी भी चीज़ का प्राइस जो है दो वजह से बढ़ सकता है, क्योंकि ये पूरी जो फ्लोटिंग इकोनॉमी होती है, ओपन इकोनॉमी होती है, ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर काम करती है। तो किसी भी चीज़ का प्राइस या तो डिमांड के होने की वजह से बढ़ता है या फिर सप्लाई के कम होने की वजह से बढ़ता है ना। देखिए इन्फ्लेशन में आपने पढ़ा ही होगा, इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है ना प्राइस राइज। इन्फ्लेशन आपने दो तरह की होती है, एक होती है डिमांड पुल, एक होती है कॉस्ट पुश। एक डिमांड की वजह से बढ़ती है, एक सप्लाई की वजह से बढ़ती है। तो इस समय जो इन्फ्लेशनली ट्रेंड आया हुआ है नेचुरल गैस का यूरोप के अंदर, इसके अंदर ये दोनों रीजन ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ध्यान रखना, जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ता है या तो वो डिमांड पुल होगा या वो कॉस्ट पुश होगा, मतलब सप्लाई साइड से होगा। अब यहाँ पे समस्या क्या है, रीजन है क्या है इसका। इसका एक तो बहुत बड़ा रीजन है कि वहां पे इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है जियोपॉलिटिक्स में, मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड का पेंडेमिक के बाद जो है रिकवरी हो रही है, जिसकी वजह से ज़्यादा डिमांड हो रही है। और अचानक से नेचुरल गैस की डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है कि प्रॉपर तरीके से सप्लाई आ नहीं पा रही है। अब चलो सोच के देखो कि जो नेचुरल गैस जहाँ से निकाली जाती है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है, अब वहाँ पे कोई ऐसा टैप तो है नहीं कि आपने टैप को खोला और सप्लाई बढ़ा दिया, टैप को बंद किया सप्लाई को रिड्यूस कर दिया। भैया बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है वहाँ के, आपको सप्लाई कम करनी है या ज़्यादा करनी है, इसमें इस प्रोसेस में ही बहुत समय लग जाता है। कोई ऐसे टूंटी नहीं है, टैप नहीं है खोला और चला दिया, उसमें समय लगता है, ठीक है। तो समय लगेगा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि यूरोप खुद काफ़ी ज़्यादा नेचुरल गैस प्रोड्यूस करता था कुछ साल तक पहले, लेकिन यूरोप क्योंकि अपनी इकोनॉमी को क्लीन इकोनॉमी की तरफ लेके जा रहा है, इसलिए यूरोप ने बहुत सारे नेचुरल गैस के जो प्लांट थे वहाँ पे प्रोडक्शन होता था, उनको बंद कर दिया है। ये बहुत एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई मुझे। नॉर्वे भी काफ़ी ज़्यादा सप्लाई करता था यूरोप के अंदर, नॉर्वे में खूब सारी नेचुरल गैस पाई जाती है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नॉर्वे ने भी अपनी प्रोडक्शन को कम कर दिया है बिकॉज ऑफ द क्लीन एनर्जी एंड द क्लाइमेट चेंज, पेरिस अग्रीमेंट, उनको फुलफिल करने के लिए। तो भैया जब आप खुद प्रोड्यूस नहीं करोगे तो आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, सीधी सी बात है। या तो खुद प्रोड्यूस करो, नहीं खुद प्रोड्यूस करते हो तो कहीं और से मंगवाओ। तो यूरोप अपनी नेचुरल गैस की नीड्स के लिए रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। रशिया एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस का। हालांकि इस आर्टिकल के हिसाब से इन्होंने कहा है कि यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लेकिन वो तो यूएसए में है ना, उसका यूरोप से कोई लेना देना नहीं है। यूरोप के अंदर जो सप्लाई होती है नेचुरल गैस की वो रशिया से होती है। और अब ये हवा में तो आएगा नहीं, ये तो पाइपलाइन के थ्रू आता है। तो अब यहाँ पे देखिए डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, ये आपका इधर आ जाता है रशिया और इधर आपका आ जाता है यूरोप। तो रशिया से ये जो भी पाइपलाइन आती है वो कहाँ से गुजरती हैं, यूक्रेन से होके गुजरती हैं, और फिर वो यूरोप में एंट्री करती हैं, या फिर वो इधर पोलैंड, ठीक है। देखिए आपका पोलैंड, तो ये यूक्रेन हो गया और ये आपका पोलैंड हो गया, पोलैंड से होकर गुजरती हैं। और ये इसके बाद से किसी से छिपी नहीं है, आपको सबको पता है कि यूक्रेन और पोलैंड के रिलेशनशिप रशिया के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। यूक्रेन के तो कतई नहीं है ना, यूक्रेन के इनका तो आपस में बिल्कुल वॉर ही चल रहा है एक तरह का। तो ये जो सप्लाई यहाँ से आ रही है यूक्रेन के थ्रू, तो डेफिनेटली ये डिस्टर्ब हो गई है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये जब पूरा पाइपलाइन ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो भैया यूरोप के अंदर कहाँ से सप्लाई होगा, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अब देखो इसको काउंटर करने के लिए क्या किया गया। देखिए यहाँ पे कंट्री है जिसका नाम है जर्मनी, है ना। यूरोप का इसको इंजन कहा जाता है, इकोनॉमी, यूरोप की इकोनॉमी का बैकबोन है जर्मनी। अब देखिए, अब जर्मनी को भी इस बात का पता है कि यूक्रेन और पोलैंड वाली प्रॉब्लम को, तो जर्मनी ने क्या किया, रशिया के साथ एक बायलैटरल अग्रीमेंट किया। इन्होंने कहा कि देखो भैया ऐसा करते हैं, पोलैंड को और यूक्रेन को बाईपास करते हैं और एक नई पाइपलाइन बनाते हैं, ठीक है। देखो यहां से एक नई पाइपलाइन इन्होंने निकाली, इसे कहते हैं नॉर्ड स्ट्रीम, याद रहेगा नॉर्ड स्ट्रीम। तो यहां से इनको पोलैंड के यूक्रेन के थ्रू आने की जरूरत नहीं है, वो सीधा जर्मनी में पाइपलाइन लेके जा सकते हैं। अब बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं यूरोप में, इवन यूएसए इसको बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे हैं,
बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे हैं इस नॉर्ड स्ट्रीम को। हालांकि इसके अंदर नॉर्ड स्ट्रीम अभी पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत ऑपरेशनल है। लेकिन वो जितना भी ऑपरेशनल है ना, वो यूरोप की नेचुरल गैस की नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अब रशिया, अब आप बोलोगे सर ये तो रशिया के लिए बिल्कुल चांदी हो जाएगी, इतनी ज़्यादा डिमांड है तो रशिया चाहे जितना मर्जी प्राइस ले ले। लेकिन रशिया भी जो है ना, अभी उसको ब्लैकमेल कर रहा है एक तरह से यूरोप को। वो चाहे तो पूरी सप्लाई कर सकता है यूक्रेन के थ्रू, पोलैंड के थ्रू, लेकिन कर नहीं रहा है, क्योंकि रशिया चाहता है कि पहले सारी यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, इस नॉर्ड स्ट्रीम को अप्रूव करें, तब जाके वो सप्लाई को प्रॉपर तरीके से करेगा। तो इस समय अमेरिका की आप ये समझ लीजिए कि जो दुखती रग है वो रशिया के हाथ में है, क्योंकि नेचुरल गैस के बिना कुछ चलेगा नहीं, है ना। और यूरोप के अंदर जो बहुत सारे कोल पावर प्लांट थे, यूरोपियन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट थे, उनको कर दिया गया है बंद, क्योंकि वो क्लीन एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं, और नेचुरल गैस आपका क्लीन एनर्जी होती है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? उसके अलावा इंडिया और चाइना का भी यहाँ पे थोड़ा सा रोल आता है। इंडिया और चाइना में भी नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोल की शॉर्टेज हो गई है। कल अरविंद केजरीवाल ने तो साफ साफ कह दिया सरकार को कि अगर हमें कोल नहीं मिला तो दिल्ली में 2 दिन के बाद ब्लैकआउट हो सकता है भैया, बिजली आएगी ही नहीं, क्योंकि बिजली बनाने के लिए तो कोल चाहिए, कोल की शॉर्टेज हो गई है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इस समय काफ़ी समस्या, चाइना भी बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है इस समय। बिजली के कट बहुत ज़्यादा लग रहे हैं चाइना में। इंडिया में भी लगने शुरू हो जाएंगे कुछ दिन के बाद, अगर सप्लाई को प्रॉपर तरीके से चालू नहीं किया गया तो। खैर, आगे वाला आपका क्या कहता है आर्टिकल? ये कहता है कि लूनर सैंपल्स ब्रोट बाय द चाइनीज मिशन स्टडीड। देखिए, चाइना ने पिछले साल एक मिशन भेजा था जिसे कहा गया था चांग्स 5। याद रहेगा सबको, चांग्स 5। चाइना दुनिया का थर्ड ऐसा कंट्री है जो चांद से कुछ रॉक्स मटेरियल लेके आया है। मतलब ये इसको कहते हैं मून माइनिंग, लूनर माइनिंग कह सकते हो। माइन वहां पे हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनी तो ऐसी हैं यूरोप और अमेरिका में जो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से चांद के ऊपर माइन करने वाली हैं फ्यूचर में। तो अर्थ से माइन ना करके अभी हम लोग चांद को भी नहीं छोड़ेंगे, वहां के रिसोर्सेज को भी हम लोग लूट लेंगे। और इमेजिन करिए अगर चांद के ऊपर गोल्ड हुआ तो क्या होगा। हालांकि शायद वहां पे गोल्ड है नहीं, बट स्टिल कोई ऐसा प्रेशियस आइटम अगर हुआ तो जो कंट्री वहां पे सबसे पहले जाके माइन करेगी तो वो तो उसके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकती है। तो जो रिच थे, जो पहले से ही एडवांस हैं, वो और ज्यादा एडवांस हो जाएंगे ना। इस तरह की एक मतलब अगर आप फ्यूचरिस्टिक चीजों को देखो तो थोड़ा आपको एक साईफाई मूवी जैसा लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल रियलिटी होने वाली है। खैर, तो चाइना से का ये जो चांग्स 5 मिशन था, ये कुछ रॉक्स को वहां पे लेके आया। इससे पहले अमेरिका और रशिया, उनके मिशन थे, वो भी रॉक्स लेके आए थे। लेकिन अमेरिका के रशिया के जो रॉक्स आई थी वो लगभग 2.9 बिलियन ईयर पुरानी थी। उनको स्टडी करके हमें ये पता चला कि कभी के समय में बहुत पहले मून के ऊपर वोल्केनिक एक्टिविटीज हुआ करती थी। आज चांद के ऊपर कोई वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती है, क्योंकि वोल्केनिक एक्टिविटी होने के लिए आपके कोर के अंदर हीट होनी चाहिए, है ना। और उसका कोर ऑलमोस्ट ठंडा है, चांद का जो है उसके अंदर, कोर के अंदर अभी कुछ बचा नहीं है, वो सॉलिडिफाई हो चुका है। तो जब वहां पे मैग्मा ही नहीं है तो वोल्केनिक इरप्शन कहां से होगा? पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि चाइना ने जो अभी रॉक सैंपल वहां से लेके आया है वो 1.96 बिलियन ईयर ओल्ड है। और इनको स्टडी करके ये पता चला है कि चांद के ऊपर उस समय में भी वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही थी, क्योंकि चांद के ऊपर एक जगह है जिसे कहा जाता है ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स। यहाँ पे आपको बहुत सारा वोल्केनिक मटेरियल पाया जाता है, लावा वगैरह वो सब पाया जाता है, जिसे कहा जाते हैं ओशियनस प्रोसिलेरम। ठीक है, अगर इसका साइंटिफिक नाम है। इसको स्टडी करने के बाद हमें यह पता चला है कि वहां पे वोल्केनिक एक्टिविटी उस समय हो रही थी। आज वहां पे कोई वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो चांद का जो कोर होता है वो पूरी तरह से सोलिडिफाई हो चुका है। लेकिन कुछ स्टडी ऐसा कहती हैं कि अभी भी जो मून है उसकी कोर में हल्की फुल्की हीट बची हुई है, जिसे कहते हैं टाइडल हीटिंग। क्या बोलते हैं? टाइडल हीटिंग। क्यों? देखिए, अर्थ के ऊपर जो टाइड्स आती हैं वो किस वजह से आते हैं? क्योंकि मून हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है। आपको क्या लगता है, क्या अर्थ चांद के ऊपर टाइडल फोर्स को एक्सर्ट नहीं करता? बिल्कुल करता है। उसकी वजह से जो अर्थ ग्रेविटेशनल पुल करता है चांद के ऊपर, चांद के अंदर शायद अभी भी कुछ हीट बची हुई है, ऐसा कुछ स्टडीज यहाँ पे शो करती हैं। ठीक है, चलिए
आपने मुझे क्या बताना है कमेंट सेक्शन में। आप ये बताओगे कि दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज़्यादा टाइड्स आती हैं। ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, किसी एनसीईआरटी में, आप मुझे उसको देख के बता दीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं। ये आज का जो है एडिटोरियल भी नहीं कह सकते वैसे तो, ठीक है, एक आर्टिकल है सिंपली, क्योंकि अभी कुछ लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है। पीस के लिए भी मिल चुका है, केमिस्ट्री के लिए भी मिल चुका है, फिजिक्स के लिए भी मिल चुका है, मेडिसिन के लिए भी मिल चुका है। तो फिजिक्स वाले को मैंने यहाँ पे उठाया है, मतलब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड यहाँ पे बात करेंगे। तो एक किस किस को मिला है, नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, शुकोरो मनाबे, क्लॉज हेजलमैन और जॉर्जियो पेरिसी। ये इटली से बिलोंग करते हैं। तो इसकी जितनी भी प्राइज मनी होती है उसका 50% इन दो लोगों को शेयर किया जाएगा और 50% जो है वो जॉर्जियो पारिसी को शेयर किया जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले दोनों लोगों की स्टडी लगभग एक ही फील्ड में है। इनकी स्टडी जो है थोड़ा सा अलग फील्ड में है, हालांकि आपस में हल्का से रिलेटेड हैं बट स्टिल काफ़ी अलग हैं, इसलिए 50% का प्राइज इनको दे दिया गया है। आर गेटिंग दिस पॉइंट? चलिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि नोबेल प्राइज की हिस्ट्री में कि कुछ क्लाइमेटोलॉजिस्ट को सबसे पहली बार नोबेल प्राइज मिला है सिंस 1901, जब ये शुरू किया गया था। खैर थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। तो सिकोरो मुनाबे हैं, इन्होंने ऐसा क्या किया क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में कि इनको नोबेल प्राइज दिया गया। देखिए, आज जो चीज़ें हमें बिल्कुल नॉर्मल दिखती हैं, जिन्हें हम लोग सब जानते हैं, अब क्या उनको हम लोग हमेशा से जानते थे? नहीं ना कभी किसी ने तो हिस्ट्री में उसको बताया होगा। जैसे आज हम लोग मानते हैं कि अर्थ वो स्फीयर है, फ्लैट नहीं है। आज ये बात हमें बिल्कुल मामूली नज़र आ सकती है, लेकिन बहुत साल पहले जब लोग इस बात को नहीं जानते थे और किसी ने उनको बताया होगा, तो उनके तो ये सुन के होश उड़ गए होंगे। उनके लिए तो वो आदमी बहुत बड़ा जीनियस रहा होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो आज जो चीज़ आपको नॉर्मल लग सकती है वो कुछ साल पहले नॉर्मल नहीं थी। हम लोगों को ये पता है कि सन से जो वेव रेडिएशंस आती हैं वो शॉर्ट वेव होती हैं। उन शॉर्ट वेव को अर्थ एब्जॉर्ब करती है और बाद में उसको री एमिट करती है, लेकिन जब अर्थ उसको री एमिट करती है तो वो लॉन्ग वेवलेंथ होती है। लेकिन ये लॉन्ग वेवलेंथ का क्या मैजिक होता है? देखिए, हमारे अर्थ में हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जैसे वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, है ना, और भी बहुत सारी गैसेज होती हैं, ये लॉन्ग वेवलेंथ वाली जो रेडिएशंस होती हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन शॉर्ट वेवलेंथ वाली को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। क्योंकि ये इसको एब्जॉर्ब करती हैं और इसके अंदर हीट होती है ना, हीट होती है, जिसकी वजह से हमारा पूरा एटमॉस्फेयर गर्म होता है, जिसे कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऐसा आपको हमने कहीं कार वगैरह में भी देखा होगा, जब कार को धूप में खड़ी कर देते हो 2 मिनट के लिए तो आपकी कार अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, क्योंकि जो वो ग्लास होता है विंडो के ऊपर वो यही करता है, सन से जो शॉर्ट वेव्स आती हैं उसको अलाउ कर देता है, लेकिन बाद में कार के इंटीरियर से जो लॉन्ग वेव्स जाती हैं उसको अलाउ नहीं करता है, जिसकी वजह से वो हीट वहाँ पे ट्रैप हो जाती है। इसको ही कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये बहुत पॉजिटिव है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बिना हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। हमारी लाइफ पे, धरती पे जीवन है तो थैंक्स टू दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द ग्रीन हाउस गैसेस। क्योंकि अगर अर्थ के ऊपर ग्रीन हाउस गैसेस ना होती तो अर्थ का टेम्परेचर लगभग -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता और इतने कम टेम्परेचर पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से यहाँ पे वार्मिंग होती है और आज अर्थ का एवरेज जो टेम्परेचर है वो अराउंड 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, थैंक्स टू ग्रीन हाउस गैसेस। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस प्रॉब्लम नहीं है, इंसान जो ग्रीन हाउस गैसेस को इतना ज़्यादा एमिशन कर रहे हैं वो प्रॉब्लम है। तो इन्होंने अपने मॉडल में ये बताया, मुनाबे जी ने, कि अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को डबल कर देंगे तो दुनिया का टेम्परेचर एवरेज जो है वो 2 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, 2 डिग्री से ज़्यादा वो इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलिए, इन्होंने ये भी प्रिडिक्ट किया कि जो हमारी अर्थ का जो लोअर एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा हीटअप हो रहा है, लेकिन जो अपर लेयर है वो कूल हो रही हैं। CO2 के बारे में इन्होंने बताया कि CO2 ही वो एक खास गैस है जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट होता है। तो ये चीज़ आज हमें नॉर्मल लग सकती है, लेकिन उस समय ये चीज़ें नॉर्मल नहीं थी। तो आगे देखते हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, दो जो हैसमैन ने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला। देखिए, क्लाइमेट और वेदर, इन दोनों के कंपोनेंट सेम होते हैं, हीट, प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी एंड ऑल, विंड, है ना।
लेकिन वेदर एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना होता है और क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना होता है। वेदर को मेजर करना इतना आसान नहीं है, क्लाइमेट को प्रिडिक्ट करना आसान है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होता है। तो हेजलमैन ने यही किया था, हेजलमैन ने इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया था एंड इट वाज वेरी वेरी लैंडमार्क। तो आज हम लोग जो क्लाइमेट मॉडल को फॉलो करते हैं ना, वो हेजलमैन के वर्क के बेसिस पे ही करते हैं। ऊपर से हेजलमैन ने ह्यूमन फिंगरप्रिंट का मतलब इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन द क्लाइमेट चेंज, वो भी इन्होंने बताया। इन्होंने बताया कि जो हमारी अर्थ की वार्मिंग होती है इसमें सोलर रेडिएशन का क्या रोल होता है, ग्रीन हाउस गैसेज का क्या रोल होता है और दूसरे कारण कौन कौन से होते हैं। इसीलिए जो हेजलमैन है और जो मोनाबे हैं उनकी स्टडी आपस में रिलेटेड होती है, इसलिए तो इनको 50% प्राइज दिया गया है। लेकिन उसके अलावा जो पेरिसी हैं, जो इटली वाले हैं, इनकी स्टडी थोड़ी सी अलग हटके है। इनकी स्टडी गैस से रिलेटेड है। गैस, देखिए गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप को अलाइन करते हैं, जिसे कहा जाता है स्पिन। जैसे ये स्पिन होती है, ये भी स्पिन होती है, ये भी स्पिन होती है, ये भी स्पिन होती है। तो इस तरह से वो स्पिन के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल अपने आप को अरेंज करते हैं उसके मॉलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ही है, जैसे मान लो पहली स्पिन वो जो है नॉर्थवर्ड है, दूसरी स्पिन साउथवर्ड है। अब ये तीसरी स्पिन कहाँ होगी ये किसी को नहीं मालूम होता, क्योंकि तीसरी स्पिन अगर नॉर्थवर्ड होगी तो इसके अपोजिट हो जाएगी, जो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर वो नीचे की तरफ होगी तो इसके अगेंस्ट में हो जाएगी। तो स्पिन को अरेंज करना अपने आप में एक बहुत मुश्किल चीज होती है। लेकिन पेरिसी ने इसके बारे में बताया, पेरिसी ने बताया कि जो भी गैस अगर वो धीरे धीरे उनको ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, है ना। गैस को अगर धीरे धीरे ठंडा करोगे, उसका प्रेशर बढ़ाओगे धीरे 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 धीरे, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो ये लिक्विड के बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो वो क्रिस्टल्स बनाता है। ऐसा आपको पेरिसी ने बताया था। लेकिन पेरिसी ने ये भी बताया कि देखिए अगर आप उसको धीरे धीरे ठंडा करते हो तो ठीक है, पहले वो लिक्विड बनेगा फिर सॉलिड बनेगा। लेकिन अगर आप गैसेस को एकदम रैपिडली अगर कूल कर देते हो तो उससे बनता है आपका स्पिन ग्लास। जो ये स्पिन होता है ना, जो पहले अरेंज नहीं हो पा रहा था, वो स्पिन ग्लास के अंदर अरेंज हो जाता है। तो इस तरह की जो वियर्ड प्रॉपर्टीज होती है ना, कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज होती हैं, वो पेरिसी ने बताया था, जो कि एक बहुत बड़ा फिनोमिना था उस समय पे, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि अभी देखो ये चाइना और ताइवान का इशू चल रहा है, इसमें आपको सबको पहले से पता है, यहाँ पे आती है ताइवान स्ट्रेट। ताइवान स्ट्रेट ये आती है आपका इधर ताइवान, या आता आपका मेनलैंड चाइना। अब ताइवान और मेनलैंड चाइना आपस में लगभग सेम ही हैं, क्योंकि जब वहाँ पे किंग डिनेस्टी हुआ करती थी, चाइना में रूल करती थी, उसके अगेंस्ट में वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ था 1911 के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे रेवोल्यूशन में दो पार्टी थी। एक पार्टी थी माओ जेडोंग वाली और दूसरी पार्टी थी किसी और की पार्टी थी, ठीक है। देखिए एक पार्टी थी माओ जेडोंग की और दूसरी पार्टी थी चियांग काई शेक। अब जो जेडोंग वाली पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे। लेकिन जो चांग शाई केक हैं वो डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली 1949 में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, मतलब जेडोंग वाली पार्टी थी, वो जीत गई और ये क्वांगशिंग वाली पार्टी भाग के इस छोटे से आइलैंड के ऊपर चली गई। इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया। तो किंग डायनेस्टी के अगेंस्ट में सारे का सारी चीजें हुई थी। तो उस रिवोल्यूशन कहा जाता है जिनहाई रेवोल्यूशन, जिनहाई रेवोल्यूशन। और इस दिन ताइवान अपना नेशनल डे मनाता है, ठीक है, नेशनल डे मनाता है। अब समस्या ये है कि जैसे हम लोग अखंड भारत की बात करते हैं, जिसमें हम लोग पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर आप समझ लीजिए अक्साई चीन को इंडिया में मिलाने की बात करते हैं, उसी तरह से चाइना भी अखंड चाइना की बात कहता है, वन चाइना की बात कहता है। तो चाइना ने भी ये कसम खाई हुई है कि वो ताइवान को एक दिन अपनी टेरिटरी में मिला लेंगे। हालांकि जी जिनपिंग ने कहा है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि वो पीसफुल तरीके से आए, लेकिन अगर पीसफुल तरीके से नहीं आता है तो हम फोर्सफुली भी कर सकते हैं। इसीलिए चाइना वाले आजकल क्या रहे, बड़े एग्रेसिव हो गए हैं, अपने बहुत सारे जेट प्लेन्स को वो चाइना के ऊपर से उड़ाते रहते हैं इस तरह से, और ताइवान वाले बेचारे कुछ कर नहीं पाते हैं। समस्या यहाँ पे ये है। हालांकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ताइवान को सपोर्ट करती हैं, लेकिन खुल के सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ताइवान को रिकग्नाइज ही नहीं किया जाता है एज अ सेपरेट कंट्री। उसे
चाइनीज ताइपी कहा जाता है, मतलब वो चाइना का ही पार्ट है, राइट। चाहे वो यूएसए हो, चाहे इंडिया हो, चाहे वो जापान हो, दे डू नॉट रिकॉग्नाइज ताइवान एज अ सेपरेट कंट्री, ठीक है। इसलिए ताइवान इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। चलिए, ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें यहाँ पे थी। अब ये जो मैडम है, इनका नाम है साई। साई जो है वो बहुत पॉपुलर लीडर हैं ताइवान के अंदर, और ये डेमोक्रेसी में बिलीव करती हैं। चाइना का कहना है कि ये इंडिपेंडेंस चाहती हैं चाइना से, जिसको लेके चाइना इनसे काफ़ी नाराज़ है और वो लगातार वहाँ पे अग्रेसिव हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, वर्ल्ड हिस्ट्री जीएस पेपर 1 से आप थोड़ा सा कर सकते हो, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग करने के वाले हैं मालाबार एक्सरसाइज फेज 2। मालाबार एक्सरसाइज का फेज 1 ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जो हम लोगों ने अमेरिका के साथ वहां पे किया था। इसका फेज 2 स्टार्ट होगा, वो होगा कहां पे, बे ऑफ बंगाल में, अक्टूबर 12 से शुरू होने वाला है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलिए, अब मालाबार एक्सरसाइज के बारे में आपको पहले से पता ही है। इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करने वाली हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया। इज अ क्वाड्रिलेटरल ग्रुप, तो क्वाड वाला ग्रुप भी है ना, तो वो सारे के सारे मालाबार का पार्ट होने वाले हैं। चलिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताओगे? आप मुझे बताओगे कि मालाबार एक्सरसाइज एक्चुअली शुरू कब हुई थी? शुरू कब हुई थी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। मालाबार के अलावा इंडिया और भी बहुत सारी एक्सरसाइज करता है, बायलैटरल एक्सरसाइज, जैसे मैंने आपके लिए लिस्ट दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। मित्र शक्ति है, नोमैडिक एलिफेंट है, सूर्य किरण है, कोरपैट है, अलग अलग तरह की है। उसके अलावा हमारे इंडियन आर्मी के बारे में कुछ खास खास पॉइंट मैंने आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे बता रखे हैं। देखिए, क्योंकि आर्मी की बात आ गई थी तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट यहाँ पे डाल के दे दिया है। पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहे तो आपकी मर्जी है, ठीक है, छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। खैर, आज का मेंस का क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहां से। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि अमंग अदर्स स्टबल बर्निंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर द पोल्यूशन इन दिल्ली इन सम पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। अब हमने यहाँ पे एक कीवर्ड को पढ़ना है। वो कह रहा है अमंग अदर्स, इसका मतलब दूसरे फैक्टर भी हैं। स्टबल बर्निंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, कब? ड्यूरिंग सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब साल भर नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर पीरियड में होता है ना, विंटर के सीजन में जैसे अभी शुरुआत होने वाली है। तो इसके रीजंस आपको बताने हैं कि पिछले कुछ डिकेड्स में स्टबल बर्निंग के केसेस ज्यादा क्यों हुए हैं, और कुछ मेजर्स भी आपको सजेस्ट करने हैं। तो आज का जो आर्टिकल है वो इस मेजर के ऊपर ही बेस्ड है। वैसे तो आपको बहुत सारे मेजर्स पता है, पहले हम लोग उनको कवर कर चुके हैं, लेकिन आज एक खास मेजर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। वो मेजर है ये, देखिए ये है, ये आपका ट्रैक्टर है, और ट्रैक्टर के सामने ये क्या है? ये एक स्प्रे है जिसे कहा जाता है बूम स्प्रे। बूम स्प्रे में क्या होता है? बूम स्प्रे में एक लिक्विड होता है, मतलब दवाई टाइप की होती है, जिसे डीकम्पोजर कहते हैं। इसे हम लोग पानी के साथ मिला के अपने खेतों में छिड़काव करते हैं। खेतों में छिड़काव करने के बाद ये उस जो स्टबल होता है, जो पराली जिसको बोलते हैं, उसको कंपोस्ट खाद में कन्वर्ट कर देता है। इसे कहा जाता है बूम स्प्रे। किसने डेवलप किया है इसको? क्या है? इसे पूसा स्प्रे भी कहा जाता है ना। पूसा दिल्ली में जो आपकी एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। खैर, ठीक है, तो देखिए, तो एक्चुअली यहाँ पे जो नॉन बासमती स्ट्रो होती है ना, उसको जलाया जाता है। बासमती स्ट्रो को एक्चुअली यहाँ पे जलाया नहीं जाता है। तो अगर अगर आप स्ट्रो को अनट्रीटेड छोड़ देते हो तो 4 से 8 हफ्ते लगते हैं उसको डिसइंटीग्रेट होने में नेचुरली, जो कि बहुत कम पीरियड होता है। अब किसानों को अगले गेहूं के लिए मतलब अगली फसल के लिए अपने खेत को जल्दी तैयार करना होता है, तो 4 से 8 महीना तो हफ्ते तो वेट नहीं कर सकते हैं। तो उनके पास सीधा सा सोल्यूशन होता है, थोड़ा सा डीजल डालो 50 रुपए का, और एक हाथ में माचिस लो और खेतों को जला दो। तो इसीलिए वो जल्दी से जो है खेतों को स्टबल बर्निंग करते हैं। लेकिन अगर हम वो इस पूसा स्प्रे को करेंगे, छिड़काव इसका करेंगे, तो डीकम्पोस्टिंग जो है बहुत जल्दी हो सकती है। तो 4 से 8 हफ्ते का वेट यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे अभी इसको हरियाणा में इसको यूज़ किया जाएगा, लेकिन बाद में अगर इसके इफेक्ट हमें अच्छे नज़र आते हैं तो इसको हम और ज़्यादा भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज का एडिटोरियल वाला सेक्शन, मतलब ये आज का आर्टिकल वाला सेक्शन था। बाकी आप इसका जो क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। उसके अलावा वी हैव सम एडिशनल रीडिंग्स ऑल्सो, जैसा हम लोग रोज करते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री पैनल के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये भी जो है केमिस्ट्री के नोबेल के बारे में है। चाइना और इंडिया का जो अभी इशू चल रहा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसके बारे में है। उसके अलावा पीस प्राइज जो नोबेल मिला है, इसके बारे में थोड़ा आपको समय है तो पढ़ सकते हो। श्रीलंका जो है प्रोविंशियल पोल करवाने वाली है, क्योंकि श्रृंगला जी वहाँ पे विजिट किया था। तो जो नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन है श्रीलंका का, जहाँ पे तमिल डोमिनेशन है, वहाँ पे प्रोविंशियल पोल्स करवाने की बात अभी यहाँ पे चल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा साबरमती आश्रम के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसको रिवैम्प करने वाले हैं। 1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट यहाँ पे आया है। चलिए, दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।